नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। मनुष्य ने ऊर्जा को ही विकास का स्रोत माना है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ऊर्जा की खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रयास से न सिर्फ हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत के बारे में, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा के साथ ही पवन शक्ति से प्राप्त ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है और पिछले कुछ समय में इससे संबंधित कामों में काफी तेजी आई है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वर्षा जोशी जी मौजूद हैं, जो संयुक्त सचिव हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं, प्रबंध निदेशक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अश्विनी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने दोनों खास मेहमानों से बातचीत करें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में, आइए सबसे पहले देखते हैं इस पर बनी एक छोटी सी कहानी। दूर पूरब में चढ़ते सूरज की तमतमाहट और वहीं पूर्वा बयार की तीव्र गति को इंसान ने जाना परखा और अपने काम का बना लिया। जिस सूरज की गर्मी से जीव जंतु पनपे, वनस्पति झूम उठी, यही हवा यानी पवन जब रौद्र रूप में आती है तो समूचे पेड़ को उखाड़ डालती है। इसके अंदर की अपार शक्ति ही तो ऊर्जा है। पवन यानी विंड अपने इसी गुण के कारण अपने आप को वायु यानी एयर से अलग किए हुए है। मानव ने इस गुण को बहुत पहले पहचान लिया था। उसी सोच का परिणाम पवन चक्की यानी विंड मिल बनी। रोचक घटना है कि बच्चों की फिरकनी ने पहली बार विंड मिल की कल्पना को साकार किया और पवन ऊर्जा की सौगात मिली। धुरी यानी मध्य में जुड़ी पंखुड़ियां ही हल्का तिरछापन लेकर सही रूप में बाईं ओर देखते ही देखते अपने अंदर गति पा आसपास की हवा को ही काटने लगीं। इसी गति से संचालित विंड मिल ने पवन ऊर्जा को जन्म दिया। भारत में पवन ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का बड़ा भाग तमिलनाडु और गुजरात से प्राप्त होता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्य भी विंड एनर्जी उत्पादन में विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। सूरज और हवा का अनोखा साथ है। दोनों ही अक्षय ऊर्जा के अपार स्रोत हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे समझते हुए ही इसके विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यहां तक कि देश को स्वावलंबी बनाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी सौर ऊर्जा के महत्व को उजागर करता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 4 दशकों की लंबी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गईं और इन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया गया। सोलर पार्क निर्माण इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। इस दिशा में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्ण समर्पण दिखाया है। संस्था द्वारा इस दिशा में योजनाएं तैयार कर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। सौर ऊर्जा के विकास के मुद्दे और सोलर एनर्जी तकनीकों का क्रियान्वयन कर उपलब्धियां हासिल की गईं। सोलर पार्क का निर्माण इस लड़ी की महत्वपूर्ण कड़ी है। दिस इज आलिया रिपोर्टिंग लाइव। आज रिपोर्टर वहाँ से मिली है एक सनसनी न्यूज। क्लिनिक प्लस बदल गया है। ये बाहर से ही नहीं, अंदर से भी नया है। नए क्लिनिक प्लस में है ऐसा प्रोटीन तत्व जो शरीर नहीं बना पाता। ये बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया क्लिनिक प्लस, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। अब हर क्लिनिक प्लस सैशे के साथ पाइए 20% एक्स्ट्रा। ज्यादा मजबूती, ज्यादा क्लिनिक प्लस। दूरियों को तोड़ दो, क्लोजअप में है एंटीजर्म माउथ वॉश फॉर्मूला। ये आपके मुंह के गहरे कोनों को साफ करे। आजमाइए क्लोजअप डीप एक्शन और पाइए एक सफेद मुस्कान और जबरदस्त ताजगी। क्लोजअप, जबरदस्त ताजगी, जबरदस्त लम्हे। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय।
कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन जो दे 2 गुना घने बाल। सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। और अब सनसिल्क ब्लैक शाइन में पाइए 20% एक्स्ट्रा मुफ्त, ताकि आपके बालों की चमक चले और देर तक। पहली बार सेंटेड गोल्ड ज्वेलरी छिपी है हजारों लक्स में। लक्स सेंटेड गोल्ड ऑफर। जीतिए अनोखा खुशबू भरा सोना सिर्फ लक्स के अंदर। बस जरा सा लक्स। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में आपने छोटी सी कहानी देखी। आइए अब बात करते हैं स्टूडियो में मौजूद दोनों खास मेहमानों से। वर्षा जी, पहला सवाल आपसे है कि आज नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। बिल्कुल। इस बदलाव को आप किस तरह देखती हैं? हिस्टोरिक एक ये समय आया है देश में कि जब ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, ये कई सालों से देश में सबको मालूम है कि ये होते हैं, लेकिन वो कोई बड़े तादाद में होंगे या मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, मतलब जो हमारे घर में जितनी बिजली आती है उसमें से एक बड़ा परसेंटेज आपका नवीकरणीय ऊर्जा से हो पाएगा, ये चीज अभी ही पिछले 1 साल में ये एक सपना है जो देश में, वो एक आगे जाके सच होने का उसका जो चांस है वो अब जाके दिख रहा है कि ये जरूर होगा। और ये हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए एकदम जरूरी है कि जो डर्टी पावर जिसको हम कहते हैं, जो कोयले वाली पावर है या पेट्रोल वाली पावर है, वो कभी ना कभी उसका टाइम खत्म हो, और जो फ्री एंड क्लीन एंड ग्रीन जो पावर है हमारी अक्षय ऊर्जा है, उसी से ही पूरा देश चले, और वो दिन अब आएगा हमें लग रहा है। अश्विनी सर, हमारे देश में जलवायु की इतनी विविधता है, अगर उस संदर्भ में देखें तो कैसा भविष्य है अक्षय ऊर्जा का, खासतौर से सौर ऊर्जा का? ये फ्रीली अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सौर ऊर्जा का उपयोग करता हूँ तो अपने अभी के बिजली के खर्च या ऊर्जा के खर्च को मैं बचा पाऊंगा। अगर सौर ऊर्जा अवेलेबल है तो ज़्यादा सेविंग्स होंगी, अगर कम अवेलेबल है तो कम सेविंग्स होंगी। पर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सभी हिस्सों में और सामान्यतः पूरे वर्ष के दौरान लगभग 300 या इससे ज़्यादा दिनों में सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है। वर्षा जी, अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो जो टारगेट रखा गया है 2022 तक 60,000 मेगावाट, इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा? कमाल की बात तो ये है कि कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आज की तारीख में पवन ऊर्जा ही है, और वो 23,000 मेगावाट से ज्यादा अभी आ चुका है, और ज्यादातर शहरों से दूर रहता है क्योंकि पवन ऊर्जा कोस्टल एरिया में, तटीय इलाके में या डेजर्ट में, राजस्थान के डेजर्ट में ज्यादा उसका उत्पादन होता है। लेकिन 23,000 मेगावाट का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट जो पूरे देश की कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट 10% जो है विंड से आ चुका है। पिछले 20 साल में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आया है। तो आगे करीब जो है 36-40 हजार करीब मेगावाट और जो आना है, वो मुझे तो लग रहा है कि उसके आने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। जो जागरूकता अभियान एक लोगों के बीच चलाया जा रहा है सौर ऊर्जा को लेकर, लोग आकर्षित भी हो रहे हैं काफी ज्यादा, उसका कितना असर आप देख रहे हैं और लोगों के लिए क्या लाभ है, क्या योजनाएं हैं? हम सब लोग पिछले 30 साल से सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे थे ताकि इसके बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो एस्टेब्लिश हो जाएं और कॉमर्शलाइज हो जाएं। अब हम उस अवस्था में पहुंचे हैं कि अब हम बहुत बड़े नंबर्स की बात कर सकते हैं, कर रहे हैं। 2010 में सोलर मिशन की स्थापना हुई थी। उस टाइम पर इसका टारगेट 20,000 मेगावाट रखा गया था, जो बिजली जो ग्रिड में जाएगी, यूटिलिटी स्केल पावर जिसको कहते हैं। उस टाइम पर भी ऐसा लगता था कि ये स्केल बहुत बड़ा है और शायद इसको अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन पिछले 3-4-5 साल में देखा कि आज हम 4,000 मेगावाट तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और इस टाइम जो पूरा मोमेंटम बना है, सभी लोगों इतने आकर्षित हैं, उसका कारण एक ये भी है कि पिछले इस 4-5 साल में इसके दामों में काफ़ी कमी हुई है। जब सोलर मिशन शुरू हुआ तो तब 17 रुपये 18 रुपये पर यूनिट बिजली का दाम होता था सौर ऊर्जा से द्वारा उत्पादित बिजली का। अभी तो वो 6 रुपया 7 रुपया
5.5 रुपया इस रेंज में आ गया। तो अभी लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इन सब में हम लोग एक बात कहते हैं कि सौर ऊर्जा में फ्यूल सप्लाई की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। जितना है हमें पता है, इतना वो आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी इसके साथ है। सर, सोलर पार्क जो लगाए जाते हैं उसको लेकर के क्या नीतियां हैं और राज्यों के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इसमें? जो हम बहुत सारे कैपेसिटी सोलर का सोच रहे हैं कि आएगी, उसके लिए सोलर पार्क की एक विशेष भूमिका है। इसके लिए मंत्रालय ने एक स्कीम निकाली जिसमें 25 सोलर पार्क करीब 20,000 मेगावाट कैपेसिटी के लिए ऐसा प्लान किया गया है। उसमें से करीब 20 सोलर पार्क ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं और टोटल कैपेसिटी 15,000 मेगावाट से ऊपर उनकी हो रही है। और बहुत सारे प्रमुख राज्य, जिसमें से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये हैं, सभी लोग पार्क लगाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार कुछ वित्तीय सहायता देती है पर मेगावाट बेसिस पर। और आइडिया ये है कि आप एक लैंड चूज कर लें और उस लैंड में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख होता है कि जो वहां पर सोलर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी पावर की कनेक्टिविटी जो स्टेट के ग्रिड में या सेंट्रल ग्रिड में कैसे हो, तो उस सिस्टम को बनाने के लिए सरकार उसमें कुछ सपोर्ट देती है। और बाकी सपोर्ट तो स्टेट लैंड देगा और बाकी जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज होती हैं वो भी स्टेट अवेलेबल कराते हैं। तो इस प्रकार फिर उसमें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं। बड़ा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट आते हैं विंड एनर्जी को लेकर के, वायु का वेग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो एक प्रकार की अनिश्चितता इसको लेकर बनी रहती है। उससे कैसे निपटा जाएगा? कोयले का जो प्लांट है वो तो आपको मालूम है कि कितना दे रहा है या उसको आप कम ज्यादा कब करना चाहते हैं, वो उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी है। तो विंड है या चाहे सोलर भी है, तो वो तो भगवान की देन है। तो उसमें आप मतलब वेरिएबिलिटी तो रहेगी, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, और उस पर हमारा बिल्कुल जीरो कंट्रोल रहता है। जिस चीज पे थोड़ा हमारा कंट्रोल है कि उसकी हम पूर्व सूचना जितना दे पाएं, तो ग्रिड जो सिस्टम ऑपरेटर ग्रिड को मैनेज कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से आगे पीछे कर पाएंगे। जब उनको मालूम है कि विंड ज्यादा है तो वो थर्मल को थोड़ा कम कर देंगे अपनी तरफ से, या जब उनको मालूम है विंड अचानक गिरने वाला है तो फिर वो दूसरी चीजों का बैकअप वो अपना प्लान बना सकते हैं। तो उसके लिए एक शेड्यूलिंग और फोरकास्टिंग का रेजिम बनाना बड़ा जरूरी है। और ये मुझे बहुत ही खुशी है कि पिछले करीब 6-8 महीने से इसकी तरफ बहुत तेजी से हमारा काम हुआ है, और जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं वो भी अपने इसके लिए रूल वगैरह बना रहे हैं, और इसके लिए जो तकनीकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 1 साल में जब तब तक काफ़ी सोलर भी आ जाएगा और हमारा नेक्स्ट विंड का सीजन, मानसून का सीजन आएगा, तब तक हमारा फोरकास्टिंग का सिस्टम बड़ा परफेक्ट हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान जहां पर बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर वहां पर सोलर का यूज किया जाए तो बिजली की जो खपत है उसे कुछ कम किया जा सकता है। तो उनको जागरूक करने के लिए, उनको सोलर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार ने एक सबसे बड़ी बात ये की है कि एक कैलकुलेटर अपनी वेबसाइट पर अभी डाला है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे पास कितना एरिया है, तो मैं कुछ प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन उससे कर सकता हूं कि कितनी कैपेसिटी सोलर की मेरे सिस्टम वहां लग सकती है मेरी छतों पर। एक तो ये, और विभिन्न समयों पर बहुत तरह के सेमिनार, सिंपोजिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और आज की डेट में जो बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं, उनके लिए तो ये प्रचार या ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि ये मैसेज जाए कि उनके लिए तो आज की डेट में ये कन्वेंशनल पावर से सस्ता है, क्योंकि जो उनको टैरिफ अभी लगते हैं वो 7, 8, 9 रुपया, 10 रुपया ऐसे लगते हैं। और सोलर से अगर हम टैरिफ की बात करें, ये 6-7 रुपए पे एनर्जी आएगी, जो 25 साल के लिए ये प्राइस, ये टैरिफ फिक्स रहेगा, जबकि कन्वेंशनल में तो वो बढ़ता रहेगा। तो जितना जल्दी करेंगे उतने ज्यादा वो पैसे बचाएंगे। अभी तक के पवन ऊर्जा के सफर को आप किस तरह देखती हैं? कितना बदलाव आया है, कितने और बदलाव की जरूरत है? जो पूरी तमिलनाडु की स्पिनिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स की जो इंडस्ट्री है, वो उस जमाने से शुरू हुई जब नॉर्मल पावर उतनी अच्छी हालत में नहीं थी।
और तभी ज़्यादातर विंड मिल तमिलनाडु में तभी आए और उसी विंड पावर से वो सारी इंडस्ट्रीज चली हैं और इसलिए इतना प्रॉस्पर करके आई हैं। तो विंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस बहुत ही एक बढ़िया स्रोत है, क्योंकि एकदम वॉल्यूम में आती है और पूरे दिन चलती है, तो उनकी फैक्ट्रीज बड़ी स्मूथली चलती हैं। ये बात जरूर है कि अभी तक जिस स्टेट में ज्यादा विंड है, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, यही स्टेट्स हैं जहां ज्यादा विंड की कैपेसिटी है। तो स्टेट के अंदर अभी विंड को सीमित करके रखने में थोड़ी दिक्कत है। तो अब ये समय आ गया है कि विंड और इवेंचुअली ये चीज सोलर में भी होगा कि वो दूसरे स्टेट्स तक पहुंचे, जिसके लिए आजकल बड़ी जोर शोर से पावर मिनिस्ट्री ट्रांसमिशन की प्लानिंग कर रही है और बनवा रही है। उसमें काफी खर्चा जितना है वो फ्रीली वो खर्चा हो रहा है, ताकि इसमें कोई हमारे ये इस पूरे इसमें कोई स्पीड में कमी ना आ जाए। तो दूसरे स्टेट्स में ये पावर पहुंच पाएगी और उसके बाद फिर विंड की बाकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से बढ़ेगी। जो री इन्वेस्ट हुआ था 2015, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आउटकम काफी अच्छा था। 2016 के मेगा इवेंट को आप किस तरह देखते हैं? 2015 का री इन्वेस्ट हुआ था, वो तो एक ट्रेंड सेटर था और उस टाइम पर ये बात हो रही थी कि हम 20,000 मेगावाट या रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को स्केल अप करें, और लोगों के मन में थोड़ा संदेह भी था कि 20,000 ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है और इसको और आगे कैसे जाएंगे। लेकिन री इन्वेस्ट करने से और लोगों का उत्साह देखकर, और पर्टिकुलरली जब बहुत सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट किया पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि करीब 2,70,000 मेगावाट के बराबर लोगों ने सोलर और विंड एनर्जी लगाने के लिए अपने कमिटमेंट दिए, और भारत सरकार ने तो अपना टारगेट 1,75,000 ही रखा। और इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लोग कहते हैं इतना पैसा कहां से आएगा, तो उसमें बैंकों ने भी करीब 65,000 मेगावाट के इक्विवेलेंट तो कहा कि ये फाइनेंसिंग हम कर देंगे, बिल्कुल वो तैयार थे, और अभी तो बहुत सारे लोग बाहर से भी फाइनेंसिंग के लिए आ रहे हैं। तो री इन्वेस्ट 16 विल बी ए काइंड ऑफ इवेंट जो स्टॉक ऑफ देखेगा कि 2015 में जो वायदे किए थे उसमें से उस डायरेक्शन में कितनी प्रगति हुई है। जी, वर्षा जी, आपने बदलाव की बात कही, तो खास तौर से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, उनमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में ही रहती है। बिल्कुल, गांव में एक तो आप जानते ही हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी 24/7 पावर फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो ग्रिड अपने तरीके से गांव-गांव में पहुंचे, इसके लिए तो सरकार पूरा प्रयत्न कर ही रही है। लेकिन जहां ग्रिड पहुंचने में थोड़ा देर है या थोड़ा टाइम लगेगा, या ज्यादा दूर दराज के इलाके हैं जहां ग्रिड में सचमुच बहुत टाइम लगने वाला है, तो वहां के लिए तो अक्षय ऊर्जा ही सबसे बढ़िया स्रोत है। और इसमें आप सौर ऊर्जा तो है ही, जहां आप पैनल के साथ बैटरी हो तो दोनों मिलके आपके दिन भर की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकती हैं। तो अक्षय ऊर्जा से जुड़े काफी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डाली हमारे दोनों खास मेहमानों ने। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद होंगे दर्शकों के सवाल। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अक्षय ऊर्जा में आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में। स्टूडियो में कई दर्शक भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उनके मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरकार ने भविष्य में क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं? हमारा अब नया लक्ष्य है 60,000 मेगावाट हमको 2022 तक पवन ऊर्जा देश में लाना है। इसके लिए एक तो ऑफशोर विंड के लिए हम एक पॉलिसी ला रहे हैं, और साथ में हम एक नेशनल विंड मिशन ला रहे हैं, जिसमें हम पूरे तरीके से देखेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं और उसमें कितने पैसों की लागत होगी। और जब हमें सरकार से अनुमति मिल जाएगी
तो हम मिशन मोड में इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश एंड बिहार वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है, तो उससे कैसे जागरूकता पैदा की जा सकती है मतलब लोगों के बीच में? वहाँ पर बिजली की दिक्कत है, यही बहुत बड़ा एक कारण है जिससे जागरूकता है लोगों में। और मैं तो ये कहूँगा जागरूकता है वहाँ पर, और बहुत अच्छा ये अवसर है कि सौर ऊर्जा द्वारा वहाँ पर अगर वो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उनको चार्ज किया जा सकता है, या रूफटॉप पर सिस्टम लगाए जा सकते हैं, या पोर्टेबल लाइट्स हो सकती हैं, या मकान में ही इंटीग्रेट करके कुछ सॉल्यूशंस ऐसे दिए जा सकते हैं, और ये सब प्रयोग हो रहे हैं। और अक्षय ऊर्जा में अभी वक्त तो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौटते हैं। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सौर ऊर्जा में निरंतर हो रही प्रगति ने लोगों में नई उम्मीद जगाई है। आइए देखते हैं इसकी सफलता की एक कहानी। अक्षय ऊर्जा, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। इसी कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन की टीम पहुंची गांव नंगला में, जो कि पंजाब के बठिंडा जिले में स्थित है। पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, लेकिन अब अक्षय ऊर्जा में भी किसी से कम नहीं है। पंजाब के गांव-गांव में सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। नंगला में 4 मेगावाट के प्लांट का उद्घाटन पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा किया गया। पंजाब गवर्नमेंट जब 2012 में बनी है तब 9 मेगावाट था पंजाब में जो सोलर की पोजीशन थी। आज 2015 में मैं अब बात कर रहा हूं, हम 300 मेगावाट के पास पहुंच चुके हैं। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने रिकग्निशन भी इस बात की दी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी एडिशन जो हुआ है सोलर में, वो पंजाब ने उसमें एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा करा है। मैं समझता हूं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्रीम है, पीयूष गोयल साहब की जो सोच है कि आने वाले समय में सोलर की बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान की कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी एडिशन में जो सोच उन्होंने रखी है, उसमें पंजाब विल प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, मेरा ये मानना है। हमने जहां सोलर, ग्राउंड बेस्ड सोलर में बड़ा काम करा, उधर मैक्सिमम जो रूफटॉप आज हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी एडिशन रूफटॉप में भी पंजाब में हुई है। साथ में जो बिगेस्ट टेंडर हुआ है हिंदुस्तान का ऑन रूफटॉप सोलर, अराउंड 65 मेगावाट्स सक्सेसफुली जो दिया गया, वो भी पंजाब में हुआ है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट पंजाब के गांव-गांव में लगाने का प्रस्ताव है, जिससे सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर आम लोगों को बिजली से आने वाली मुश्किलों को कम किया जा सकेगा। इसी तरह से इसी गांव के पास एक 20 मेगावाट का प्लांट भी चल रहा है। पंजाब सरकार और पंजाब में जो आम जनता का माहौल है, वो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। इस चीज को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने पेडा, जो कि उसकी रिन्यूएबल एनर्जी की एजेंसी है, के जरिए पिछले 1 साल में 185 मेगावाट सोलर का जहां पे ऐड किया है, वहां आगे
ये प्लान है कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर इसको 1000 मेगावाट पे ले जाया जाए। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी सरकारों की भी यही कोशिश है कि इस प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग करके बहुत सी मुश्किलों का हल किया जा सके और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर किया जाए। ऊर्जा है तो जिंदगी है। अगर हम सब प्राकृतिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो देश की प्रगति होगी। बोलिए महाराजा, बोलिए महाराजा। डायलॉग। दांतों और मसूड़ों में दोनों में प्रॉब्लम। लौंग तेल और नमक लगाने की आदत डालनी चाहिए। इतना सब करेगा? करेगा। पेप्सोडेंट जर्मीचेक क्लोव एंड सॉल्ट। क्लोव एंड सॉल्ट अब लेटेस्ट जोमीचेक फॉर्मूला में, तो दांतों की प्रॉब्लम्स रखे दूर और मसूड़े भी मजबूत। समझ गए महाराज? पेप्सोडेंट जोमीचेक क्लोव एंड सॉल्ट। दिस इज आलिया रिपोर्टिंग लाइव। आज रिपोर्ट वहाँ से मिली है एक सनसनी न्यूज। क्लिनिक प्लस बदल गया है। ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी नया है। नए क्लिनिक प्लस में है ऐसा प्रोटीन तत्व जो शरीर नहीं बना पाता। ये बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया क्लिनिक प्लस, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। अब हर क्लिनिक प्लस सैशे के साथ पाइए 20% एक्स्ट्रा। ज्यादा मजबूती, ज्यादा क्लिनिक प्लस। पेट में दर्द हो रहा है। इधर बाहर का पिज्जा बर्गर है, दर्द तो होगा ना? पापा आपको भी ऐसा वाला दर्द होता था? आजकल खाना ही नहीं, कीटाणु भी बदलकर ताकतवर हो गए हैं। ये यहाँ से यहाँ, फिर डायरिया और पेट दर्द। तो RSPH लंदन की मान्यता के साथ नया लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर कीटाणुओं से सुरक्षा। बोलिए महाराजा। दांतों और मसूड़ों में दोनों में प्रॉब्लम। लौंग तेल और नमक लगाने की आदत डालनी चाहिए। इतना सब करेगा? करेगा। पेप्सोडेंट जर्मीचेक क्लोव एंड सॉल्ट। क्लोव एंड सॉल्ट अब लेटेस्ट जोमीचेक फॉर्मूला में, तो दांतों की प्रॉब्लम्स रखे दूर और मसूड़े भी मजबूत। पेप्सोडेंट जोमीचेक क्लोव एंड सॉल्ट। दर्शकों, आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई है और अब वक्त आपका है। आपको देना होगा हमारे आसान से सवाल का जवाब। जवाब हमारे आज के कार्यक्रम में ही छुपा हुआ है। हमारा आज का सवाल है, हमारे देश में 2022 तक पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। दोस्तों, जमाना कंप्यूटर क्रांति का है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं akshayoorja@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।